बाप और बेटे अरुल-कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदाम ने आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फख्र में एक दफ़ा फिर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फख्र प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपके साथ मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ की मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन और अपनी सोच और अपनी तालीम और तरबियत के ज़रिया से हमारे मुल्क, हमारी कौम का नाम रोशन किया है। और आज मैं आपकी मुलाकात बिल्कुल एक ऐसी ही होनहार बेटी से करवाने जा रहा हूँ जिसने अपनी तालीम और तरबियत के बलबूते पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है और ये हमारी मसीही कौम के लिए, हमारी पूरी मसीही कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी, मसरत और फ़ख्र की बात है कि उन्होंने हमारी कौम का नाम रोशन किया है। तो आए, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने से पहले हम उनकी ज़िंदगी पर एक खूबसूरत रिपोर्ट देखते हैं। तो नाज़रीन, अभी आपने खूबसूरत रिपोर्ट देखी है और आज फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की खुसूसी दावत पर हमने अपनी कौम की बेटी मिस अनमोल किरण को आवे मारिया कैथलिक टीवी के स्टूडियो में दावत दी है ताकि हम उनकी मुलाकात आप सबके साथ करवा सकें और उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल को, इस जो कठिन मराहिल से गुजर कर वो इस ज़िंदगी में कामयाब हुई हैं, उस कामयाबी को आपके साथ हम शेयर कर सकें। मिस अनमोल, मैं सबसे पहले आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी के स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया कि आपने मुझे आवे मारिया कैथलिक टीवी में बुलाया। बिशप साहब का और आप सबकी टीम का बहुत शुक्रिया। मिस अनमोल, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि एक लड़की होते हुए आपने BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपकी तालीम के बारे में बातचीत करें, मैं अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहता हूँ कि आपका जो तल्लुक़ है किस फैमिली से है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आप अपनी थोड़ा सा फैमिली के बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैं बेसिकली फ्रांसाबाद गुजरांवाला से हूँ। हमारा पैरिश फ्रांसाबाद में था और मेरे वालिद साहब काशिफ महमूद, सूबेदार काशिफ महमूद हैं। इन्होंने आर्मी में रिटायर्ड है और मेरी वालिदा शकीला नाज है और हम 5 बहन भाई हैं टोटल। जी जी। मेरी एजुकेशन नर्सरी से लेकर 7th क्लास तक फ्रांसाबाद गुजरांवाला की है। उसके बाद मेरे वालिद साहब की पेशा की वजह से हम काफ़ी जगह ट्रांसफ़र हुए हैं। मेरी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मैंने की है वो भावलपुर से है। और इसके अलावा उसके बाद जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो मैं यहाँ पे अपनी एजुकेशन के लिए यहाँ पे BS के लिए। तो मिस अनमोल, आमतौर पे जो लड़कियां हैं उनको खाने पकाने का शौक़ होता है या मेकअप का या के नर्सिस बनने का, डॉक्टर बनने का, वकील बनने का, यानी बहुत सारे शोबाजात हैं जिसमें जाने की जो है वो कोशिश की जाती है। लेकिन आपने जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोबे को चुना है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं इंजीनियरिंग के शोबे को चुना है। ये काफ़ी एक सेंसिटिव काम है और इसके ऊपर काफ़ी सर्च होती है और बड़ी एहतियात के साथ आपको हर फाउंडेशन वगैरह को देखना होता है। तो आप इस शोबे की तरफ कैसे हैं? आपने सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है क्या और इसकी इस फील्ड की जो है क्या स्कोप क्या है इस फील्ड का?
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली इसका जो मेन स्कोप होता है वो आप डिपेंड करता है कि आप स्पेशलाइजेशन किस में करते हैं। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो कंप्यूटर साइंस में है। कंप्यूटर साइंस में आप जो वेब डेवलपमेंट होती है, आपकी जो सॉफ्टवेयर साइड पे जितने भी ऐप्स होती हैं, और इलेक्ट्रिकल साइड में आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो होम अप्लाइंसेस होती हैं और आप कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कंट्रोल सिस्टम्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होती हैं, इन सब में इनकी एप्लीकेशन होती है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आप जिस तरह मेरा जो प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसमें हमने एमिटर लोकलाइजेशन की थी। हमने पैसिव सेंसर्स को यूज़ करते हुए जो हमारा एयरप्लेन की होती हैं, एयरप्लेन जब वो फ्लाई कर रहा होता है तो वो कुछ उसके सिग्नल्स एमिट कर रहा होता है। उसको लोकेट करने के लिए, एमिटर को लोकेट करने के लिए डिफरेंट सेंसर्स होते हैं जो कि पैसिव भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं। हमने पैसिव सेंसर्स यूज़ किए थे। उसका स्कोप ये था कि आप जब उसे लोकेट कर रहे होते तो आपकी अपनी लोकेशन जो एयरप्लेन है उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हम पैसिव सेंसर्स हमने यूज़ किए थे कि हमारी लोकेशन उसमें सेव रहती है। तो इस चीज़ को आप जब टेररिस्ट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको उसे काउंटर करने के लिए आप कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं। आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होती है जो ऑटोमेटेड चीज़ें होती हैं, आपके ऑटोमेटेड डोर्स होते हैं और ऑटोमेटेड आपके हाउस अप्लायंसेस जो होते हैं। इलेक्ट्रिकल जो आज जो दुनिया जो है बड़ी स्मार्ट होती जा रही है, स्मार्टफोन का दौर है, स्मार्ट लैपटॉप आ गए हैं, इसके अलावा स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी स्मार्ट होती जा रही है। तो यानी इलेक्ट्रिकल जितनी भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी अगर हम कहें, या दूसरा ये हाइकर्स जो है इस तरह की, ये आपने क्योंकि सॉफ्टवेयर में किया है, तो इसका स्कोप कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी फील्ड में जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हमारे फर्स्ट 6 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ते हैं, जिसका जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होते हैं। इसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस डोमेन में जाना है। मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है तो जो मेरी डोमेन है वो वेब डेवलपमेंट है। आपकी जो सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर साइड पे होते हैं, जो होम अप्लायंसेस होती हैं, इसके साथ आपकी जो मोबाइल ऐप्स होती हैं, उन सब चीज़ों में होती हैं। मसलन अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ तो मैं अपने घर के सारे जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप एक ऐप जो है वो डिज़ाइन करके आप दे सकते हैं, और उसका पूरा सिस्टम वो इंस्टॉलेशन कैसे होगी, क्या क्या उसके लिए चीज़ें ये आप कर सकते। इसी तरह अगर कोई फैक्ट्री है, कोई फर्म है या कोई बड़ी, तो उसके लिए भी आप जो है उसके कंट्रोल के लिए या उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिन्हें आप इन्वेंट करते हैं एक साथ। इसमें कंट्रोल सिस्टम्स भी हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी हैं, आपकी जो 3D वायरिंग होगी और 3 फेज सिस्टम्स हैं, सब इसमें इम्प्लीमेंट होंगे। तो आप वायरिंग भी कर लेते हैं या नहीं? में हमें जब सर्किट्स बनाने होते हैं तो उसमें हम सोल्डरिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें होती है, या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको इस तरह बनाना है, ये मुझे चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेसिकली ये सब चीज़ें डिज़ाइन करते हैं और वो अपनी टीम जनरेट करता है, जिसमें टीम को वो ऑर्डर कर रहा होता है या गाइड कर रहा होता है कि आपने किस तरह उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी बातचीत है वो उसके ब्लूप्रिंट्स और जितने भी डिज़ाइन हैं वो डिज़ाइन करेंगे। जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके लिए इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होंगे, वो आगे से वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो ये नर्सरी से लेकर BSc इंजीनियरिंग तक जो है, ये आपने सफ़र किस तरह तय किया है और कहाँ से तालीम हासिल की है और कैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़े हैं? नर्सरी से 7th तक मैंने फ्रांसाबाद गुजरांवाला से की है। गुजरांवाला से जी। उसके बाद 8th क्लास मैंने नौशहरा से की है। स्कूल से पढ़े हैं या किसी और? नर्सरी से 7th तक सेंट फ्रांसिस से पढ़े हैं। सेंट फ्रांसिस जी। उसके बाद 8th क्लास में नौशहरा में चले गए। नौशहरा में मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कॉलरशिप मिली थी, फर्स्ट में थी। अच्छा, स्कॉलरशिप पे? हाँ जी। 9th और 10th अगेन रावलपिंडी से की है, आबिद मजीद रोड। ओके जी, FG। और उसके बाद फर्स्ट ईयर भी FG डिग्री कॉलेज से की है, वहाँ पे भी मुझे डिस्टिंक्शन मिली थी। और सेकंड ईयर के लिए हम FG इंटर कॉलेज बहावलपुर में चले गए थे। बहावलपुर में जी। सेकंड ईयर आपने उधर से की है, और इस तरह जो है फिर BSc इंजीनियरिंग के लिए फिर आप टेक्सला में जो है एडमिशन? उसके लिए हमने टेस्ट दिया था, तो टेस्ट के लिए जब एप्लीकेशन फिल की और उसके लिए कॉल आई थी, फिर हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, तो ये सफ़र कैसा रहा, ये तालीमी सफ़र जो है? तालीमी सफ़र में जो फर्स्ट चीज़ आपको देखनी होती है कि आपकी एक विज़न होनी चाहिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आप जो फ़िलहाल जो चीज़ कर रहे हैं वो उसे सपोर्ट करेगी या नहीं।
फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर बनना चाहती थी और मेरा जो मेन पर्पस है वो मैं CSS करना चाहती हूँ। CSS तो उसके लिए मुझे मेरी एकेडमिक जो लेवल वह है वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं हर चीज़ में उसके अकॉर्डिंग चली हूँ। उसमें अभी इंजीनियरिंग की बेस पे ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है CSS। हाँ जी। तो अनमोल, अभी आपने जिक्र किया है CSS एग्ज़ाम का, ये तो आपने बताया कि फ्यूचर में आप जो है ऑफिसर बनना चाहते हैं। इसके अलावा भी कोई और आपकी ख्वाहिश है कि अगर CSS नहीं होता तो मैं इस तरफ जाऊंगी? जी, मैंने CSS के लिए अप्लाई किया हुआ है। इन केस वहाँ पे ना हुआ तो उसके लिए मैं सेफर साइड पे होने के लिए मास्टर्स में अप्लाई कर रही हूँ। उसके लिए मैंने HSC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, उसमें मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट ये है कि मैं टॉप जो 100 QS रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी। वहाँ पे जो मुझे ऑफर लेटर मिलेगा वो मैं HSC के थ्रू वहाँ पे स्कॉलरशिप पे जाऊँगी। और ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप आपको उसमें पाकिस्तान की आपको तरफ जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उसके लिए भी पे करेंगे और मंथली स्टाइपेंड भी होगा और जो एडमिशन फ़ी होगी और जो उसकी ट्यूशन फ़ी होगी वो सब HSC मुकम्मल स्कॉलरशिप पे आप जाएं। और बिल्कुल ये हमारी दुआ है कि खुदा आपको स्कॉलरशिप अता करें और आप ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाकर भी जो है हायर स्टडी हासिल करें और फिर हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए जो है वो इसी तरह फ़ख्र का बायस रहें। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि फजीलत माब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अशर ने इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में बाकायदा तौर पर CSS अकेडमी का अजरा किया हुआ है पिछले 2-3 साल से। और इस एकेडमी में हर साल तकरीबन 40-50 जो स्टूडेंट हैं वो बाकायदा तालीम हासिल करते हैं। तो ये भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी जब CSS एग्ज़ाम की तैयारी का आगाज़ होगा तो आप उसमें ज़रूर एडमिशन लें। और हमारी नई ख्वाहिशात हैं कि आप वहाँ से तरबियत हासिल करें। ये तकरीबन 6 मंथ का कोर्स है और फिर उसके बाद आप CSS के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि आप CSS का एग्ज़ाम लड़ें और ऑफिसर बने और मुल्क और कौम का जो है वो नाम रोशन करें, खिदमत करें। तो अनमोल, ये किसी भी कामयाब औरत के पीछे या मर्द के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो यकीनन आपकी भी इस सारी स्ट्रगल में आपके वालिदैन का जो है एक ख़ास किरदार रहा होगा। तो आपके मुताबिक इस सारी प्रोसेस में, आपकी एजुकेशन में, तालीम में, तरबियत में, आप क्या समझते हैं कि आपके वालिदैन का कैसा रोल था? मेरे वालिदैन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मेरे वालिद साहब बहुत ईमानदार और मेहनत करते हैं हर चीज़ में। तो ये मेरे लिए हमेशा से मोटिवेशन रहे हैं और रोल मॉडल रहे हैं। इसी तरह मेरी जो वालिदा हैं वो हर चीज़ में वो बहुत हुस्न इखलाक से काम करती हैं और बहुत सब्र है उनमें। अच्छा। इनकी ये सब जो क्वालिटीज़ हैं इन सब को हमेशा मैंने देखा है और ख़ुद में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। जब भी मुझे कोई हम प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप गिव अप करना चाहते हैं। सही। लेकिन मेरे पेरेंट्स की मेहनत को देखते हुए और ये देखते हुए कि उन्हें मुझ पर कितना यकीन है और कितना वो यकीन रखते हैं मुझ पर कि मैं कुछ अच्छा करूँगी, तो इन्हीं बातों से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं हमेशा जब भी मुझे लगे कि मैं नहीं कर सकती, मैं अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ, उनसे अपना चीज़ें डिस्कस करती हूँ और वो हमेशा इनकरेज करते हैं और हमेशा बताते हैं कि उन्हें यकीन है कि मैं कर लूँगी। तो उनका ये जो जब आपको पेरेंट्स इस तरह इनकरेज करते हैं, हौसला देते हैं जी, तो आपकी हिम्मत बहुत बढ़ती है। इसी तरह मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मेरे भाई और मेरी बहनें, ये हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो हर लिहाज से मुझे कह रहे होते हैं कि अगर आप कुछ कर रही हैं तो हमें आप पूरा यकीन है कि आप कर लेंगी। तो उनकी इस बात से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई। तो अभी दूसरे आपकी इस स्ट्रगल से, आपकी इस कामयाबी से वो मुतासिर हैं कि हमने भी गोल्ड मेडल हासिल करना है या हमने भी अपनी अपनी फील्ड में जो है वो आगे बढ़ना है? जी जी, मेरी जो बड़ी बहन है वो BSN कर रही हैं। उनको भी जी, उनको काफ़ी मोटिवेशन है इस चीज़ से। वो कहती हैं कि आप अगर कर रही हैं तो मैं भी बहुत अच्छे करूँगी अपने पेरेंट्स के लिए, भाई से मुसरत होंगी। इसी तरह मेरे भाई कंप्यूटर साइंस में BSc कर रही हैं और उनकी भी कोशिश है कि वो अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत करें और बाकी सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रहें और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल नाज़रीन, अभी बहुत अच्छी अनमोल ने बात की है कि हमें दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रहना है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपना जो फोकस है वो खो बैठते हैं और जब हमारा जो मकसद है वो फिर पसे पर्दा हो जाता है। तो आज जो जिस तरह अफरा तफरी का दौर है,
बहुत सारी मुश्किलात हैं और इसके साथ साथ जो है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारी तवज्जो को जो है वो दूसरे कामों की तरफ मबजूल कराती हैं। तो हमने अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं भूलना और जो एम हमने सेट किया है उस गोल तक पहुंचने के लिए जो है वो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं और वो आपके लिए एक रोल मॉडल हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह अनमोल के वालिदैन जो हैं वो उसके लिए एक रोल मॉडल हैं और उन्होंने सख्त मेहनत के साथ जो है इसको इस मुकाम तक लेकर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें, वो गैर ज़रूरी तकरीबात में जाने से ग्रेज करें और ख़ास तौर पर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है वो काम करते रहें। तो अनमोल, कभी आपकी जो फेवरेट चीज़ क्या है जो खाने में आपको पसंद है, आपकी मामा आपको बना के देती हैं लाजमी जब आप पढ़ रहे होते हैं? फेवरेट चीज़ ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि जब पढ़ना होता है हमें तो ऑलमोस्ट हमें 24 आवर्स में 18 आवर्स तक मैक्सिमम पढ़ना होता है। अच्छा। तो उसके लिए मैं चाय पीती हूँ या साथ स्नैक्स होते हैं, तो मेरी वालदा मेरे लिए वो बनाती है। अच्छा, तो कोई ताकत वाली चीज़ें नहीं कुछ खिलाई? खिलाती हैं। अच्छा जी। सही है। तो आपको क्या पसंद है खाने में? खाने में हलवा। हलवा, वाह बहुत अच्छी बात है। तो अनमोल, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी इस यूनिवर्सिटी के दौर में या और एजुकेशन की सारे प्रोसेस में कोई आपने मुश्किलात फेस की हैं जो आप अभी भी समझते हैं कि ये अगर ना होती तो शायद मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे जा सकूँ? मेरा वैसे मानना है कि जो मुश्किलात होती हैं वो आपको शेप करती हैं, अगर आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको इमर्ज करती हैं। तो मुझे जितनी भी मुश्किलात हुई हैं प्रोजेक्ट्स में, असाइनमेंट्स के लिए, ग्रुपिंग के लिए, तो मेरे ख्याल से उसके बाद मैं एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनी हूँ, उनसे मैंने सीखा है हर चीज़ को। तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए बेंचमार्क हैं, मैंने उनके लिए उनसे काफ़ी सीखा है। और मसलन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिससे आपने लर्न किया? और जी, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यूजुअली ग्रुप्स में होते हैं। ओके। तो मैंने भी एक ग्रुप बनाया था, लेकिन मुझे उसके बाद हमें छुट्टियाँ होंगी, तो छुट्टियों के बाद मुझे पता चला कि जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे उन्होंने एक और ग्रुप बना लिया। ओके। तो मुझे वो ग्रुप जो प्रोजेक्ट है वो इंडिविजुअल करना पड़ा था। नहीं, आपको छोड़ दिया उन्होंने? हाँ जी, इसी तरह। लेकिन जब मैंने इंडिविजुअल किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अकेले भी कर सकती हूँ। गुड। और ये जो कॉन्फिडेंस है आपको अपनी स्किल्स में, एबिलिटीज़ में, कि आप कोई काम अकेले भी कर सकते हैं, ये आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। बिल्कुल। कि आप जब आपको पता हो कि आप खुद में एतमाद हो कि आप कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी को मनाना नहीं पड़ता, बैगिंग नहीं करनी पड़ती। और टीम वर्क एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई टीम में आपका साथ छोड़ दे तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि हमने अपने उस मकसद को जो है वो अचीव करना है। तो इसके अलावा अनमोल, आप बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ मसीही होते हुए आप हमारे जो अपने मसीही ईमान की किस तरह गवाही देते हैं? बीइंग अ क्रिश्चियन मेरे लिए ये फ़ख्र की भी बात है कि मैंने कभी अपने मज़हब से इनकार नहीं किया। मैंने हर किसी को बताया कि मैं मसीही हूँ। इसके अलावा जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनको भी पता है, और वो मैंने हमेशा अपने इमेज इसी तरह रखी है कि सब मेरी फेथ और फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये है कि अगर कोई गलत बात कर रहा हो, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों को काफ़ी क्रिश्चियनिटी के बारे में, मैंने हमेशा उन्हें बहुत लाउडली और बहुत प्राउडली इन्हें करेक्ट किया है। और इस तरह करेक्ट किया कि बाद में वो एज अ फ्रेंड भी रहे हैं, लेकिन यह है कि उनके जहन में ये बात भी क्लियर है कि अगर आपके पास कोई मिसकंसेप्शन है तो आके मुझसे डिस्कस करें किसी को बताने से पहले। बिल्कुल। तो बीइंग अ क्रिश्चियन मेरी वहाँ पे काफ़ी अच्छी इमेज थी, इन द सेंस कि मैं बहुत ऑनेस्ट और सच्ची बात करती थी। हमारे जो टीचर्स हैं और जो मेरी क्लास फेलोज हैं वो सब बहुत मुझे अप्रिशिएट करते थे इस हवाले से। वेरी गुड। जिस तरह खुदा यसुम मसीह ने भी कहा है कि अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा जो है वो इनकार करूँगा आसमानी बाप के सामने। तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम अपने मसीही ईमान में मजबूत होते हैं, जब हम खुदा के कलाम में गहरे होते हैं, तो फिर हम खुदावन में आगे बढ़ते जाते हैं और खुदा हर कदम पर हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं। और खुदा यसुम मसीह ने भी कहा आसमान पर जाने से पहले कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है अनमोल ने बताई है कि अगर किसी को कोई गलत फहमी होती है या उसके जहन में कोई ऐसी बात होती है
तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस गलत फहमी को या उसको क्लियर किया जाए, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जाए, ताकि जो है ये फासले कम हो और हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। नाज़रीन, ये हमारे लिए एक और बड़ी खुशी की बात है कि अनमोल ने यूईटी टेक्सला जो यूनिवर्सिटी है, ना सिर्फ यहाँ से गोल्ड मेडल हासिल किया है, बीएससी मुकम्मल की है, बल्कि यूनिवर्सिटी ने इनकी स्टडी के दौरान ही इनको जॉब ऑफर की और अभी ये अपनी स्टडी के बाद जो है उसी यूनिवर्सिटी में एज अ ट्यूटर या एज अ टीचर जो है, इंस्ट्रक्टर जो है, वहाँ पे अपनी खिदमत भी सर अंजाम दे रही हैं। और ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, ये अनमोल के लिए भी बड़े फख्र की बात है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो एज अ स्टूडेंट थी वहाँ पे अभी जो है वो पढ़ा रही है। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है, आपका तजर्बा कैसा है? ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमारे जो डीन है उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू मुझे कॉल की। वो कह रहे थे कि आप अगर अभी फ्री हैं तो आप जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप यहीं पे कि आप यहीं पे पढ़ाएं और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी मोटिवेशन होगी कि आपने यहीं से मेडल लिया और आप यहीं पे पढ़ा रहे हैं। जी, और मेरी ट्रांसक्रिप्ट काफ़ी बेहतर थी तो उन्होंने इसलिए मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो स्टूडेंट का कैसा रिएक्शन है, जो स्टूडेंट अभी आपके? स्टूडेंट्स काफ़ी मोटिवेशन के लिए मेरे पास आते हैं। वो अक्सर पूछ रहे होते हैं कि आपने इन दिनों में, जब स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रेशर होता है जब फाइनल पेपर होते हैं ना, तो आके पूछते हैं कि आप इन सब चीज़ों से कैसे टैकल करते थे, आप असाइनमेंट्स किस तरह करते थे और प्रोजेक्ट में किस तरह काम करते थे। तो वो एक प्राउड फीलिंग भी होती है और वो रश से देख रहे होते हैं, उन्हें फ़ख्र हो रहा होता है। सही, गुड, वेरी गुड। और ये बड़ी एक किसी भी शख्स के लिए बड़ा फ़ख्र होता है, खुशी होती है इनर, कि जिस जगह से, जिन कुर्सियों पर, जिन क्लासेस में वो खुद कभी बैठकर पढ़ रहा होता है, अभी वहीं पर जो है वो लेक्चर दे रहा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा ज़िंदगी में आगे लेकर जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नौजवानों को मैसेज दें कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम मैं ये देना चाहती हूँ कि आपको अपने फेथ में बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके जहन में एक विज़न होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप यूजुअली जो हमारी यूथ होती है तो वो टीन एज में जाती है तो उन्हें लगता है कि वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। लेकिन ये किसी लिहाज से ठीक है, आप कॉन्फिडेंस से बिल्ट होता है, लेकिन आप इसमें ये नहीं करें कि आप अपनी ही बात मानें। आप हर चीज़ अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। पेरेंट्स हमेशा आपको बेहतरीन गाइड करेंगे, आपको सही से बताएंगे। जब आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जहन में एक विजन होना चाहिए, आप एक मकसद के साथ ज़िंदगी में चलें। अब मेरा मिशन ये है कि मैं CSS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है और मेरी चीज़ में क्लैरिटीज़ है। मैंने एक माइलस्टोन सेट किया हुआ है कि मुझे पहले BS करनी है, फिर मास्टर्स करनी है और उसी के दौरान अप्लाई करने हैं। तो यह है कि आप डेडिकेशन के साथ काम करें, अपनी प्रेयर लाइफ को बहुत बेहतर बनाएं, मेहनत करें, अपने मज़हब से कभी इनकार नहीं करें। पेरेंट्स के लिए हमेशा अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप उनके सामने झुक जाएं, उनकी बात मानें। बिल्कुल। और यही है कि आप अपनी फैमिली में अपने वालिदैन के लिए बाइसे फ़ख्र बने, हमेशा वो काम करें जिससे उन्हें खुशी हो। आमीन। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही मैं अनमोल किरण के लिए दुआ गूँ कि प्यारा खुदावंद ना सिर्फ अनमोल को बल्कि इस तरह की हज़ारों, लाखों, करोड़ों हमारी बेटियों को जो है ये फ़ख्र बख्शे, ये हिम्मत बख्शे, ये ताकत बख्शे कि वो अपने मसीही ईमान में मजबूत रहते हुए अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने वालिदैन के लिए खुशी, मसरत और तरक्की का बाइस बने और ख़ास तौर पर इल्म और तलीम के मैदान में आगे बढ़कर जो है इस मुल्क की भाग दौड़ को चलाने में जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें। जिस तरह अनमोल ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो CSS के जरिया से ऑफिसर बनकर मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करना चाहती हैं, तो बिल्कुल यही हमारा फख्र है, यही हमारी सोच है, यही हमारा ख्याल है, यही आर्च बिशप जोसेफ अरशद का विजन है कि हमारी मसीही कौम मायूसियों से, नाउम्मीदियों से बाहर निकले और हिम्मत के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ अपने तलीमी सफ़र को मुकम्मल करें। ना सिर्फ इल्म में बल्कि तलीम में और हुनर में तरक्की करके जो है बिजनेस में आगे आए, कारोबार में आगे आए और अपने ख़ानदानों के लिए जो है
वो बरकत का बायस ठहरे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारा फ़ख्र प्रोग्राम जो है आवे मारिया कैथलिक टीवी पर आप देखते रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दूसरों तक इस मैसेज को पहुँचाएं कि किस तरह हमने अपनी कौम को, अपनी कौम की बेटियों को जो है आगे लेकर आना है और उनके लिए एक हौसला मंदी बनना है, हौसला मंदी का वसीला बनना है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और हमारे मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।